जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो फिजिक्स ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी आप लोगों की डिमांड के हिसाब से, तो उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। वो 6 लेक्चर नहीं है, उसमें कम से कम आप ऐसा मान लें कि 100 कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग डिस्कस किए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। इस वीडियो को देखते हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ध्यान से देखें, जो लोग आर्ट साइड से है, साइंस साइड से नहीं है, उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो तो एक भी सेकंड स्किप ना करें वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हम 10 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमसे पहला एमसीक्यू क्या रखा है। पेन ले लेते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखो ये बात ध्यान रखनी है आपको, अपरिवर्तित का आप मतलब समझते हो कि चेंज नहीं होगा। तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ अमाउंट आपने भर रखी है, वो किसी भी चीज की हो सकती है। अब इसके अंदर अगर आप और एक्स्ट्रा अमाउंट डालोगे तो क्या ये ओवरऑल अमाउंट चेंज नहीं होगी? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, ये बदल जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम मात्रा को बदलें, उसके अंदर कुछ डालें या निकालें, मतलब आपने पदार्थ की मात्रा चेंज कर दी, तो पदार्थ की मात्रा चेंज करने की वजह से उसका एक तो आयतन बदल जाएगा, साथ में उसका भार भी बदल जाएगा। और जब भार बदलेगा तो ऑब्वियस है यार, उसका द्रव्यमान भी चेंज होगा। लेकिन एक चीज इसमें ऐसी है जो नहीं बदलेगी, वो है घनत्व। ये पीसीएस ने भले ही पूछ लिया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मैं आपको घनत्व की बात बताऊं तो घनत्व के ऊपर मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना दी है। वो इसलिए बनाई है क्योंकि घनत्व के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइन करके घनत्व के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं ल्यूसेंट में। अब घनत्व क्या होता, ये आपको पता है, द्रव्यमान, और नीचे होता है वॉल्यूम मतलब आयतन। अब देखिएगा, अगर आप पदार्थ की मात्रा बदल रहे हैं मतलब द्रव्यमान बदल रहे हैं। अगर सपोज दैट आपने इसको कम किया है तो ऑब्वियसली आयतन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयतन कम होने से घनत्व बढ़ता, बट साथ में द्रव्यमान कम किया गया है तो आयतन घनत्व वापस से कम होकर के अपने इनिशियल स्टेज पर रह जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है ना, कि आयतन बढ़ने से घनत्व घटेगा या आयतन घटने से घनत्व बढ़ेगा, तो ये इन्वर्सली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज घट रही है तो ये चीज बढ़ेगी। तो ओवरऑल क्या होगा कि अगर हमने द्रव्यमान घटा दिया, इसको कलर चेंज करके दिखाता हूं, अगर आपने द्रव्यमान घटा दिया तो उसका आयतन भी घटेगा। तो जो हमारा द्रव्यमान होगा वो घनत्व को कम करेगा, इसके हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन जब आयतन कम हुआ है तो वापस से घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। कहने की बात ये है यार, आपके पास एक बॉल है और वो छोटी है, चलो ब्लॉक ले लेते हैं, और एक आपने बड़ा ब्लॉक ले रखा। अब बड़े ब्लॉक का जो आयतन होगा वो ज्यादा होगा, छोटे ब्लॉक का आयतन क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये भी आयरन का है और ये भी आयरन का, सेम मटेरियल का, तो अगर आप दोनों पे स्टडी करोगे ना तो दोनों में डेंसिटी बिल्कुल सेम आएगी। क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसके अंदर जितना मास है तो उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम भी तो कम है, इसमें जितना मास है इसके हिसाब से इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो डेंसिटी ओवरऑल कॉमन रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं बदलेगा। अगर आप वॉल्यूम बदल देंगे तो मास भी बदलना पड़ेगा आपको, और उसके हिसाब से फिर द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा। लेकिन घनत्व एक ऐसी चीज है, ये नहीं बदलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे क्या रखा है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? यार ये कॉन्सेप्ट भी मैं पिछले वीडियो में मतलब चैप्टर लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर समुद्री पानी में कोई बंदा आता है या कोई तैरने वाली चीज आती है तो वो ऊपर फ्लोट करती है, नीचे नहीं जा पाती। तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं नॉर्मल पानी की बात करूं, फ्रेश वाटर की बात करूं, और एक तरफ हो जाएगा आपके पास सामने सी वाटर, तो इन दोनों पानी की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास समुद्री पानी होता है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर दोनों डेंसिटी की बात की जाए तो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर जो बॉडी फ्लोट करेगी ना, वो ऊपर की तरफ को करेगी। तो यही रीजन है कि अगर हम लोग समुद्री पानी में तैरें या फिर एक नदी के पानी में तैरें, तो नदी के पानी में एक टाइम को हम थोड़ा डीप में होकर तैर सकते हैं, लेकिन समुद्री पानी में हम ऊपर ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि समुद्री पानी हम पे रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं।
हमसे कह रहा है कि समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। बिल्कुल गलत, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रदूषण का, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ओवरऑल डिजाइन किया गया है डेंसिटी को लेकर के। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इसके ऊपर ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हालांकि मैं ये क्वेश्चन कराता नहीं पिछला वाला, रीजन ये हो गया है कि ये नई वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये नई वीडियो है इसलिए डिस्कस करना पड़ गया। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो होते हैं आपने देखा होगा हवा के अंदर तैरते रहते हैं। रीजन भी दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार उनके पास तो एक मास है, और मास चीज जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ को आती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन फिर भी एक चीज इसमें ऐसी है जिसकी वजह से वो नीचे को नहीं आती, ऊपर को चली जाती है, वो है इसकी डेंसिटी। एक्चुअल में जो डेंसिटी होती है ना वो उनकी बहुत कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से बादल जो है आसमान में तैरते रहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा निम्न घनत्व की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमसे कह रहा है समुद्र में पिलवन करते, पिलवन का मतलब होता है फ्लोटिंग, तैरते हुए, तैर रही है कोई चीज, लेकिन कोई चीज नहीं। यहां पर आइसबर्ग का जिक्र कर रखा है। आइसबर्ग बोलते हैं हिमखंड को। ये आइसबर्ग है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा आइसबर्ग है जो दिखता नहीं है। का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? देखिए ऊपर की बात कर रहा है, कितना भाग ऊपर रहेगा और कितना भाग नीचे रहेगा। अगर फिजिक्स के ऊपर ध्यान दें तो उमूमन तौर पर ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये पूरे भाग का 1/9 पार्ट होता है, और नीचे जो पार्ट रहता है वो 8/9 रहता। ये इतना हिस्सा इसका डूबा हुआ रहता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1/9 पार्ट तो ऊपर की तरफ है और 8/9 पार्ट नीचे की तरफ को रहता है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। अब टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक तो आ रहा था हिमखंड की तरफ को, बस उसमें यही लगा उन्हें, मतलब डाउट में रह गए, मुगालते में रह गए कि भाई हिमखंड आ रहा। थोड़ा सा उन्हें दिख रहा था कि यार ये छोटा सा आइसबर्ग है, लेकिन ये नहीं पता था कि ससुरा उसके नीचे इतना बड़ा आइसबर्ग भी रहता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर उसमें पानी भर दो, एक बाल्टी के अंदर एक मग्गा ले लो छोटा सा, उस मग्गे के अंदर पानी डाल दो, तो मग्गे को, जब पानी भरे हुए मग्गे को उस बाल्टी के अंदर डालोगे तो यार मैक्सिमम पार्ट उस मग्गे का डूब जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा। ऐसे ही इस आइसबर्ग का रहता। आइसबर्ग का इतना भाग 1/9 पार्ट ऊपर रहता है और इतना पार्ट पूरा का पूरा डूबा हुआ रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये फ्लोटिंग के ऊपर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिक्स में हमें भी सोल्व कराते हुए मजा आता। देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, इसका रीजन बताओ। ये आपने देख रखा होगा, बांध जो होते हैं डैम, ये नीचे की दीवार, देखो ऊपर की दीवार तो इतनी मोटी है, लेकिन अगर नीचे की दीवार की बात की जाए तो काफी मोटी है। ये नीचे की दीवार ज्यादा मोटी है ऊपर के मुकाबले। अच्छा ऐसा क्यों बनाया जाता? इसका एक रीजन है, रीजन है प्रेशर का, ओवरऑल प्रेशर का। प्रेशर का क्या रीजन है बता देता हूं। जैसे जैसे पानी की सतह से आप नीचे की तरफ को जाओगे तो प्रेशर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता। अब वो किस हिसाब से चेंज होता है, उसका एक फॉर्मूला है, P = H ρg, जहां पर H जो है वो गहराई को बताता, आप कितने गहराई में गए हैं इस चीज को बताएगा, और यहां पर रो जो है ये है डेंसिटी, जिसको हम अगेन घनत्व कहते हैं। ये इसका घनत्व है, किसका? यहाँ पर पानी यूज किया था हमने, पानी का घनत्व। जी किसके लिए यूज होता है वो आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए यूज होता। सपोज दैट आप यहां हो तो आप ध्यान लगाओ कि इतना पानी आपके ऊपर है और वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो आप सरफेस से इसकी गहराई नाप लो कि कितनी गहराई में। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि नीचे की तरफ जो होता है ना वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा पानी, और ऊपर की तरफ प्रेशर कम लगाएगा। तो जब ऊपर की तरफ प्रेशर कम है तो हमें दीवार की मोटाई इतनी नहीं लेते, पतली ले लेते हैं, लेकिन नीचे की तरफ को प्रेशर हाई होने की वजह से हम दीवार की जो मोटाई होती है ना उसको ज्यादा लेते हैं। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। पहला ऑप्शन इसमें ऐसा है जो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहां पर घनत्व का कोई ताल्लुकात नहीं है, गहराई के साथ प्रेशर का ताल्लुकात है। अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मतलब समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, वो उमूमन तौर पर अगर समुद्र इतना गहरा है, बहुत गहरा है, तो वो ऊपर के हिस्से में ही फ्लोट करते रहते हैं, वो ज्यादा गहराई में नहीं आते। अगर ज्यादा गहराई में आ जाएं तो वो वापस से ऊपर नहीं जा सकेंगे। द गाजी मूवी आपने देखी होगी, उसमें पनडुब्बियों को नीचे जैसे लेकर गए थी इंडियन टीम, इंडियन नेवी, तो आपने देखा था पनडुब्बी पे इतने हाई प्रेशर लग रहे थे कि पनडुब्बी के अंदर से भी आवाज आनी शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे आप नीचे को जा रहे हो
ऊपर जो आपका पानी है वो आप पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। एक गहराई ऐसी आती है कि फिर आपकी बस की बात नहीं है कि ऊपर को पहुंच जाओ, आपकी बॉडी फट जाएगी नीचे ही, इतना हाई प्रेशर हो जाएगा। तो गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 81 है, इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात कर रहे हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कई सारे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एक लेकिन प्रॉब्लम्स अनेक, वही केस है। ये कितना अच्छा सा कपल है, देखो सुंदर सी लड़की है ये, इसके साथ बगल में ये हाथ डाल के स्केटिंग कर रही है। अब जहाँ पर ये स्केटिंग कर रही है, पहले इसके पीछे की फिजिक्स समझाता हूँ, बाद में इसको एंजॉय करेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास अगर बर्फ है और उस बर्फ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, ये हमने प्रेशराइज कर दिया, तो प्रेशर लगाने से जिस कांटेक्ट पर ये बर्फ रखी हुई होगी वहां से पिघलना शुरू कर देगी। इस बात से ये पता लगता, हालांकि ये लाशा तेलिए का नियम है, लेकिन मैं डीप में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, आप लोगों की समझ के हिसाब से। जैसे जैसे हमने प्रेशर लगाया वैसे वैसे ये बर्फ पिघलनी शुरू कर देती है। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी है इसी स्लाइड के अंदर, ये इससे अगले स्लाइड के अंदर, कि आपके पास दो बर्फ के टुकड़े, आपने उन दोनों को रखा और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। ऐसा करने से वो दोनों बर्फ के टुकड़े जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये इसीलिए ही होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस पर बर्फ जैसे ही प्रेशर लगाते हैं हम, बर्फ पिघल जाती है और होती 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वापस से वो बर्फ बन जाती है। ऐसे ही यहाँ केस है, प्रेशर लगाने से बर्फ जिस कॉन्टैक्ट पर रखी हुई है ना, वो वहाँ से उस सरफेस से पिघलना शुरू कर देती है। अब ये दोनों देखो, ये भाई चिकना और ये मैडम जी इनके साथ जो है स्केटिंग कर रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनका ये रोलर कांटेक्ट में आ रहा होगा बर्फ के, वहां पर प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि ये चल रहे हैं। जब प्रेशर लग रहा होगा तो उसी कांटेक्ट पर, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बर्फ पिघलनी शुरू कर जाती है। ये खतरनाक होती है ना, बर्फ पिघलनी शुरू कर जाएगी जहां जहां। बस ये होता है कि ये एकदम से निकल जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते, रैंडमली ये एकदम से आगे को बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एकदम से वहां पर बर्फ का फ्यूजन नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बर्फ पिघलनी शुरू करती है। तो इसमें यही कह रहा है, बर्फ स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का गलनांक घटेगा तभी तो बर्फ पिघलेगी, तो इसमें जो घट जाता है वो ऑप्शन देख लीजिएगा, ये हुआ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ये बर्नौली थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। बर्नौली थ्योरम अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपने देखा होगा बर्नौली थ्योरम पर बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। एक एग्जाम्पल उसमें ये भी है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। बिल्कुल नाचती रहती है, क्योंकि इसका रीजन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे टिक लगा के आंसर पर आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझाना भी मेरा एक फर्ज बनता, कर्तव्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिएगा, एक्चुअल में ये फुहार निकली है पानी की, ये पानी का फाउंटेन है, फुहारा। इस पर ये जो बॉल है ना, बॉल एक्चुअल में नाचती रहेगी। क्यों नाचती रहेगी? जब पानी यहाँ से स्पीड से निकलता है, स्पीड से पानी निकल रहा, तो यहाँ पर पानी की वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। जहाँ पर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता। यहाँ पर पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ना, प्रेशर एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम हो गया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम है और बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर वाला प्रेशर क्या होता है, इस बॉल पर एक प्रेशर लगाता है, बाहर वाला प्रेशर ही इसको दबाए रखता है, वो बाहर नहीं निकलने देता। क्यों नहीं निकलने देता? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला प्रेशर इसको प्रेशराइज करेगा ना, तो इसलिए यह बॉल अपनी जगह से यहाँ से नहीं हिल पाती, नहीं जा पाती, बस यही नाचती रहेगी। रीज़न आपको पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिर्फ सराउंडिंग प्रेशर से कम है। रीज़न ये हुआ। तो वेलोसिटी ज़्यादा जहाँ पर होती है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे कि हम वेलोसिटी देखते हैं एयर की, वाटर की, तो उसका प्रेशर घट जाता है। बर्नौली थ्योरम में एक छोटी सी बात लिख देता हूँ, P + H ρ G। चलो पूरी बर्नौली थ्योरम के बारे में दूसरी तरीके से लिख देते हैं, P + ½ ρ V² = कॉन्स्टेंट। अगर इसमें मैं H को हटा दूं तो ये होता। इससे ये पता लगता है कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई
तो प्रेशर घट गया, जिसकी वजह से सराउंडिंग प्रेशर ने इस पर प्रेशर लगाए रखा और इसे बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेट पे बनाए रखने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जिसमें मैं आपसे बता रहा था कि दाब लगाने से या फिर दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बर्फ पिघलनी शुरू कर जाती है। तो उसका एक एग्जाम्पल मेरे सामने ये भी है, भारी हिमखंड। यहाँ मैंने एक छोटा हिमखंड ले रखा, ये कोई भारी हिमखंड नहीं है, ये कोई बड़ा हिमखंड नहीं है यार, ये छोटा सा हिमखंड है। एग्जाम्पल तो हम ले सकते हैं ना, एक बड़े की कल्पना हम छोटे से कर रहे हैं। तो हमारे पास एक छोटा हिमखंड है, हमसे कह रहा है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि अभी मैंने आपको इसका रीजन बताया था, जो हमारे पास हिमखंड होते हैं उनका अपना एक वेट होगा, उनके जब उनका अपना एक वेट होगा तो वो वेट जहां पर वो रखे हुए हैं उस पर लग रहा होगा, अपना प्रेशर भी लगा रहे होंगे वो। तो जब प्रेशर नीचे की तरफ को लगा रहे हैं तो आप ये कह सकते हो जो रिएक्शन फोर्स है सतह का जिसके ऊपर रखा हुआ है वो लग रहा होगा हिमखंड पे। तो ये बताओ हिमखंड पर जो फोर्स लगी वो कहाँ लगी? आप अल्टीमेटली यही कहोगे मुझसे कि जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ को लग रही है। जब फोर्स नीचे की तरफ को लग रही है, निचले सतह पर लग रही है, तो बर्फ पिघलनी शुरू कहाँ से करेगी? वो निचले सतह से ही करेगी, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बता चुका हूँ। प्रेशर लगाने से उसका गलनांक घट जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो निचले तल का तापमान अधिक होता है। गलत, बिल्कुल गलत, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, तापमान हम दे ही नहीं रहे हैं। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति, नहीं बताऊंगा मैं दलदल में फंसा कौन सा व्यक्ति है, बस ये बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए लॉजिक पर फोकस करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पर्सन है, ये पर्सन जो है भाई इस तरीके से ये खड़ा है, मान लेते हैं इसके पैर है और ये पैर दोनों इसके यहाँ है। ये मैंने पूंछ बना दी, इस पूंछ को तो इस पहले पूंछ को खत्म करूं ये इसके पैर हैं बेचारे के। अब इसकी पूरी बॉडी का वेट जो एक्ट कर रहा होगा वो इन दोनों पैरों से नीचे की तरफ को कर रहा होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई एरिया इनके पैरों का कितना होगा, सपोज दैट ए ये है, तो ओवरऑल एरिया की बात कर लेते हैं। चलो ओवरऑल एरिया ले लेता हूं मैं कि इन दोनों पैरों का एरिया क्या है, वो ए है। अगर आप यहां से प्रेशर की बात करोगे तो प्रेशर होता है F/A। एरिया यहां पर अभी कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रहे होंगे इनके पैर ज़मीन पर। अब ये बात दलदली इलाके की है कि दलदली इलाके में खड़ा हूं मैं, तो ये पैर जो है ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, इसकी वजह से ये दलदली एरियाज में क्या होंगे, ये धंसना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसी पर्सन से कहूँ कि भाई अब तो दलदल में जो है ना लेट जा, तो ये लेट गया, दलदल में लेट गया, तो अब जो कांटेक्ट में एरिया आ रहा होगा वो आ रही होगी इसकी पूरी बॉडी। तो इस केस में इसका एरिया बढ़ चुका है, एरिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब यहाँ पर प्रेशर निकालूंगा दूसरे वाले केस में, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में चूंकि एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि ये दलदल पे अब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा। इट मीन्स दलदल जो है इसको नहीं धंसने देगी। तो ये रीज़न रहता है। हमसे यही क्वेश्चन कह रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, इसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। भाई आपका स्वागत है, आपने बिल्कुल सही बताया कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते, हमारा मेन मोटिव रहता है आपको समझाने पर, हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पर रहता। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आरआरबी ने भले ही पूछ रखा है, नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए ट्राई है, क्योंकि इसी पर मैं अभी 5-10 मिनट लगातार बोला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि बर्फ़ को दबाने से वो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बहुत बड़ी व्याख्या की है इसके पीछे मैंने, बस उस व्याख्या को आपने कितना समझा, मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके आप बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर में आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा तो भाई थम्स अप जरूर करें वीडियो को और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।